Hello and welcome to the channel of Dr. Plover 32. Today we are going to revise the chapter Oral Habits from Pedo. तो what is oral habit? क्या है oral habit और कब ये oral habits जो है वो harmful effect प्रोड्यूस करते हैं बच्चों पे और कैसे harmful effect प्रोड्यूस करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी और ये हैबिट्स कैसे छुड़ाए जाएंगे, इन सबको हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं हम लोग ओरल हैबिट्स। Oral habits are the habits that bring about harmful, unbalanced pressure to bear upon the immature, highly malleable alveolar ridges. बैड ओरल हैबिट्स जो है वो ऐसे हार्मफुल अनबैलेंस्ड प्रेशर जो है वो हमारे इमेच्योर हाईली मैलेबल जो चेंजेबल एल्विलर रिजेस हैं उन पे oral habits or bad oral habits, these habits bring about harmful unbalanced pressure to bear upon the immature highly malleable alveolar ridges. The potential change in position of teeth and occlusion, which may become decidedly abnormal if these habits are continued for a long time. तो oral habits में क्या होता है, ये एक ऐसी हैबिट है जो कि हार्मफुल अनबैलेंस्ड प्रेशर देते हैं इमेच्योर हाईली मैलेबल एल्विलर रिजेस पे, जिसकी वजह से मैल अक्लूशन या अक्लूशन या फिर चेंज इन द पोजीशन ऑफ टिथ हो सकती है, जो बाद में जाकर एक एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी अगर ये बैड हैबिट्स परसिस्ट करें, कंटिन्यू रहे लंबे समय तक। तो व्हाट इज हार्मफुल हैबिट? ऑल दोज दैट एक्सर्ट परवर्टेड या बैड स्ट्रेस अगेंस्ट द टिथ एंड डेंटल आर्चेस, वो सारे प्रेशर या ऐसे सारे आदत जिसकी वजह से हार्मफुल या बैड गलत स्ट्रेस पड़ता है टूथ पे और डेंटल आर्चेस पे, जैसे कि माउथ ब्रीदिंग, टंग थर्स्टिंग एटसेट्रा। व्हाट इज कंपल्सिव हैबिट? Acquired as a fixation in the child to the extent that he detracts to the practice whenever his security is threatened. Compulsive habit एक ऐसी हैबिट आदत आ जाती है बच्चों में जो इस हद तक बच्चों में आ जाती है कि जब भी बच्चों को ऐसा लगता है कि वो डर रहे हैं या उनकी सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है या वो इनसिक्योर फील करते हैं तो वो सेम हैबिट वापस दोहराने लगते हैं ताकि उन्हें सिक्योर फील हो और आराम फील हो। कंपल्सिव हैबिट। मीनिंगफुल हैबिट, हैबिट विद अ डीप रूटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसे हम लोग कहते हैं मीनिंगफुल हैबिट, द हैबिट विद अ डीप रूटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। एम्प्टी हैबिट, मीनिंगलेस हैबिट दैट कैन बी ट्रीटेड इजिली बाय अ डेंटिस्ट यूजिंग रिमाइंडर्स थेरेपी। एम्प्टी हैबिट में क्या होता है, एम्प्टी हैबिट को आप इजिली ट्रीट कर सकते हो। मीनिंगफुल हैबिट किस वजह से आता है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से मीनिंगफुल हैबिट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है या अराइज हो जाती है। मीनिंगफुल हैबिट एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ। एबनॉर्मल हैबिट, हैबिट दैट आर प्रेशर्ड आफ्टर देयर फिजियोलॉजिकल पीरियड ऑफ सेजेशन। कुछ हैबिट है ना वो छोटे बच्चों में नॉर्मल होती है, लेकिन जब सेम हैबिट परसिस्ट करे लंबे समय तक, जब बच्चे बड़े हो गए, जो एक टाइम पीरियड था तब तक जिस हैबिट को रहना था लेकिन वो बाद में भी जाके परसिस्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल हैबिट। जैसे कि थंब सकिंग, वो नॉर्मल है, 1 साल से 1.5 साल के बच्चों तक थंब सकिंग नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद ये परसिस्ट करे 3-4 साल के बच्चे, 4 साल 5 साल के बच्चे में, तो ये एबनॉर्मल हैबिट में चेंज हो जाता है। मॉरिस एंड बोहाना क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हैबिट्स। ओरल हैबिट्स में पहला है नॉन प्रेशर हैबिट और दूसरा है प्रेशर हैबिट। नॉन प्रेशर हैबिट में आता है माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग इज ए नॉन प्रेशर हैबिट। प्रेशर हैबिट इज क्लासिफाइड इनटू सकिंग हैबिट एंड बाइटिंग हैबिट। सकिंग हैबिट में क्या आएगा? लिप सकिंग आएगा, थंब एंड डिजिट सकिंग आएगा। बाइटिंग हैबिट में नेल बाइटिंग होगा, पिलो बाइटिंग होगा, पिलो रेस्ट होगा, चिन रेस्ट होगा एंड ब्रुक्सिज्म होगा। ब्रुक्सिज्म जो है वो मिससेलेनियस में आएगा, जबकि चिन रेस्ट जो होता है ये पोस्ट्यूरल हैबिट होता है। एक पोस्चर ऑक्यूपाई हो जाता है चिन पे और पाम और चिन के इससे रेस्ट लेने का, तो ये हो गया हमारा पोस्ट्यूरल हैबिट। ठीक है। नॉन प्रेशर हैबिट में माउथ ब्रीदिंग आएगा, प्रेशर हैबिट में सकिंग हैबिट्स आते हैं। ग्रेबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हैबिट्स इज थंब या फिंगर सकिंग, नेल बाइटिंग, माउथ ब्रीदिंग, पोस्चरल डिफेक्ट्स, टंग थर्स्टिंग, स्पीच डिफेक्ट्स,
ब्रुक्सिज्म और डिफेक्टिव ओक्लूशल हैबिट्स, ये था हमारा ग्रेबर्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे। थंब सकिंग। थंब सकिंग कब नॉर्मल कंसिडर किया जाता है? ड्यूरिंग फर्स्ट एंड हाफ ईयर्स ऑफ लाइफ। थंब सकिंग जो है वो नॉर्मल होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 1.5 years ऑफ लाइफ। When habit persists beyond the preschool period, then it could be considered as an abnormal habit. ठीक है, if not controlled, may cause deleterious effect on dentofacial structure. Now अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इसको सीज नहीं करवाया गया, तो ये deleterious इफेक्ट करेगा डेंटोफेशियल स्ट्रक्चर पे। Theories and concept of thumb sucking. What are the different theories and concept of thumb sucking? The theory is classical Freudian theory by Sigmund Freud in 1999. Classical Freudian theory is about thumb sucking, जिसे Sigmund Freud ने दिया था 1919 में। It is believed Sigmund Freud के अकॉर्डिंग ये mouth is erogenous zone. Mouth is erogenous zone क्लासिकल फ्रेडियन थ्योरी में कहा गया है कि माउथ इज एरोजेनस जोन। ठीक है, एनी काइंड ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ दिस एक्टिविटी विल प्रोबेबली काउज एन इमोशनली इनसिक्योर इंडिविजुअल। अगर थंब सकिंग बचपन में ये हैबिट ना हो किसी में, या बचपन में इस हैबिट को 1 to 1.5 years जो है वो नॉर्मल है, उसमें अगर ये हैबिट नहीं हो रही है ना, इसको डिप्राइव कर दिया गया, तब जो बच्चे होंगे ना प्रोबेबली काउज एन इमोशनली इनसिक्योर इंडिविजुअल, इमोशनली इनसिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, सकिंग रिफ्लेक्स थ्योरी बाय अर्गल। दूसरा है सकिंग रिफ्लेक्स थ्योरी बाय अर्गल। इट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द इन्फेंट। सकिंग रिफ्लेक्स थ्योरी जो अर्गल के थ्रू दिया गया, इसमें इन्होंने कहा कि थंब सकिंग है ना, ये पहला कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी है बच्चों का। कौन सा पहला कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी है चिल्ड्रंस में या इन्फेंट्स में? थंब सकिंग इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द इन्फेंट। प्रोसेस ऑफ सकिंग इज अ रिफ्लेक्स अकरिंग इन द ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है? सकिंग जो है वो एक रिफ्लेक्स है जो कि ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अकर होता है एंड इज सीन इवन इन 29 वीक्स ऑफ IUL। तो क्या थंब सकिंग सिर्फ पोस्टनेटली दिखता है? नहीं, थंब सकिंग जो है वो 29 वीक्स ऑफ IUL इंट्रायूटेराइन लाइफ में भी दिखता है थंब सकिंग एंड इट में डिसअपियर ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ बिटवीन द एज ऑफ 1 and 3.5 years। 1 साल से लेकर 3.5 years तक डिसअपियर हो जाना चाहिए प्री स्कूल एज तक थंब सकिंग को। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइडियन थ्योरी में हो गया कि माउथ जो होता है वो एरोजिनस जोन होता है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने कहा और उससे रिलेटेड थंब सकिंग बताया। सकिंग रिफ्लेक्स बाय अर्गल, इन्होंने कहा कि इवन 29th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में भी थंब सकिंग होता है और ये एक पहला कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी है बच्चों की। अब थंब सकिंग के डेलिटोरियस इफेक्ट क्या दिखते हैं बच्चों पे अगर थंब सकिंग परसिस्ट हो जाए तो? एक्स्ट्रा ओरली कौन से साइन दिखेंगे? डिजिट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द हैबिट ऑफ थंब सकिंग विल अपीयर रेड एंड एक्सेप्शनली क्लियर। ये थंब सक होते होते साफ हो जाएगा, बिल्कुल उंगली हमेशा साफ रहेगा, लाल रहेगा। एक्सेप्शनली क्लियर मतलब गंदा नहीं रहेगा, क्लीन रहेगा। चैप्ड स्किन वहां पे के हटे हुए रहेंगे एंड अ शॉर्ट फिंगर नेल, और नाखून जो है उनके छोटे रहेंगे। दैट इज अ क्लीन डिश पैन थंब। थंब सकिंग के बच्चों का जो थंब होगा वो एक क्लीन डिश पैन थंब होता है। कैलस फॉर्मेशन और नेल्स, स्किन में केराटोटिक लीशन, और यहाँ पे प्रेशर पड़ते पड़ते कैलस फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे बच्चों के नेल्स पे, और स्किन जो होती है वहां पे की कंटिन्यूस इरिटेशन के कारण केराटोटिक लीशन वहां पे होता है। ठीक है, ऐसा थंब सकिंग के बच्चों के डिजिट्स दिखेंगे। लिप्स कैसा होगा थंब सकिंग में बच्चों का? शॉर्ट होगा, हिप्नोटिक होगा। अपर लिप इज फ्रीक्वेंटली कैरेक्टराइजेस क्रोनिक थंब सकर्स। जो क्रोनिक थंब सकर्स होंगे ना, उसके जो लिप होते हैं वो शॉर्ट होंगे और हाइपोटोनिक होंगे, जो एक कैरेक्टरिस्टिक होगा क्रोनिक थंब सकर्स का। लोअर लिप इज हाइपर एक्टिव एंड दिस लीड्स टू फर्दर प्रोक्लिनेशन ऑफ द अपर एंटीरियर टीथ। ठीक है, थंब सकर्स में जो होगा प्रोक्लिनेशन होगा अपर एंटीरियर टीथ का। लोअर लिप जो होंगे वो हाइपर एक्टिव होंगे, ऊपर जाके पैलेटली रेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर प्रोक्लिनेशन होगा अपर एंटीरियर टीथ का।
जो थंब सकिंग के बच्चे होंगे उनका प्रोफाइल कैसा होगा? कन्वेक्स प्रोफाइल होगा। थंब सकिंग के बच्चों में प्रोफाइल कन्वेक्स होगा। थंब सकिंग के बच्चों में जो डेंटोफेशियल चेंजेस आएंगे उसमें मैक्सिला पे क्या इफेक्ट आएगा? मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का प्रोक्लिनेशन होगा। कंटिन्यूसली थंब है, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है तो प्रोक्लिनेशन हो जाएगा मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का। इंक्रीज हो जाएगा मैक्सिलरी आर्च लेंथ, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर हो रहा है, मैक्सिला का जो है ये नैरो हो जाएगा और आर्च लेंथ बढ़ जाएगी, आगे की तरफ आर्च आ जाएगा तो आर्च लेंथ बढ़ जाएगी मैक्सिला की। तो पहला होगा प्रोक्लिनेशन ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, दूसरा इंक्रीज्ड मैक्सिलरी आर्च लेंथ। एंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ एपिकल बेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला एंटीरियरली प्लेस हो जाएगा, एपिकल बेस उसका एंटीरियरली प्लेस हो जाएगा। इंक्रीज्ड क्लिनिकल क्राउन लेंथ ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर, मैक्सिलरी इंसाइजर का क्लिनिकल क्राउन लेंथ भी बढ़ जाएगा। पैलेटल आर्च हाई पैलेटल आर्च हो जाएंगे, क्यों? यहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर के कारण ये अप साइड पुश हो जाएगा, पैलेटल आर्च इनके हाई होंगे, हाई पैलेटल आर्च होगा। एटिपिकल रूट रिजॉर्प्शन इन प्राइमरी सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, प्राइमरी सेंट्रल इंसाइजर में एटिपिकल रूट रिजॉर्प्शन भी दिखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्री मैच्योर लॉस होने के चांसेस होंगे टिथ के। और क्योंकि अब प्रोक्लाइन टिथ है ना, प्रोक्लाइन टिथ है, सेफ नहीं है, आगे को निकला हुआ है, तो चांसेस ऑफ ट्रॉमा भी बढ़ जाते हैं मैक्सिलरी इंसाइजर्स के। तो ये हो जाएगा डेंटोफेशियल चेंजेस थंब सकिंग में, मैक्सिला में, ठीक है। मैंडिबल पे क्या इफेक्ट होगा? रेट्रोक्लिनेशन ऑफ मैंडिबुलर इंसाइजर्स, मैंडिबुलर इंसाइजर्स रेट्रोक्लाइन होंगे, पीछे के साइड हो जाएंगे। रिट्रूशन ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल भी रिट्रूडेड हो जाएगा। इंटर आर्च, मैक्सिला और मैंडिबल के बीच में क्या होगा? इंटर आर्च रिलेशनशिप। इंक्रीज्ड ओवरजेट, डिक्रीज्ड ओवरबाइट, ठीक है, ओवरजेट बढ़ जाएगा, ओवरबाइट डिक्रीज होगा। पोस्टीरियरली क्रॉस बाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैक्सिला छोटा है, मैक्सिला और मैंडिबल दोनों के साइजेस जो है नॉर्मल नहीं है एक दूसरे के प्रोपोर्शन में, तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट होगा, एंटीरियर ओपन बाइट होगा। तो व्हाट इज ओवरबाइट? ओवरबाइट क्या है? नेम सजेस्ट, रिलेट कर सकते हैं। ओवरबाइट में क्या होता है कि वर्टिकल ओवरलैपिंग होती है, अपर टिथ की वर्टिकल ओवरलैपिंग होगी ओवर द लोअर टिथ, ओवरबाइट। बाइट, ये हुआ बाइट, अब ये ओवर हो गया है तो वर्टिकली जो अपर टिथ है ना वो वर्टिकली जो है ओवरलैप कर लेगा हमारे लोअर टिथ को, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज्ड ओवरबाइट, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? ओवरजेट, that is horizontal protrusion of the upper teeth forward of the lower teeth, मतलब ये हो गया हमारा, just give me a minute, this is overbite, ये है ओवरबाइट जब मैक्सिलरी टिथ मैंडिबल के ऊपर आ गया है। एंड ओवरजेट क्या होगा? ये हॉरिजेंटल ओवरलैप, यहाँ मैक्सिला आगे, मैक्सिलरी टिथ पीछे मैंडिबुलर टिथ, और इन दोनों के बीच में हॉरिजेंटल गैप है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये हुआ हमारा ओवरजेट। ओवरजेट इज हॉरिजेंटल प्रोट्रूशन ऑफ अपर टिथ फॉरवर्ड ऑफ द लोअर टिथ, हॉरिजेंटली जो है अपर टिथ लोअर टिथ के आगे प्लेस होगा।